नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मराठा समुदाय को कुणबी सर्टिफिकेट देने से ओबीसी आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1967 से पहले के दस्तावेज जिनके पास हैं वे उन्हें दिखाकर सरकार से ओबीसी प्रमाण पत्र ले सकते हैं। शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर वह ओबीसी नेता छगन भुजबल को समझाएंगे कि नए सरकारी संकल्प से ओबीसी समुदाय को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। दरअसल मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी समुदाय में आशंका थी कि यह आरक्षण उनके हिस्से से दिया जाएगा, जिससे छगन भुजबल नाराज बताए जा रहे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को अब आरक्षण मिलेगा। सरकार ने उनकी प्रमुख मांग मानते हुए पात्र मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कुणबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में आता है, जिससे मराठा भी अब आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समाधान मिल चुका है और ग्राम स्तर पर समितियां बनाकर मराठों की कुणबी वंशावली साबित करने में मदद की जाएगी। हालांकि ओबीसी नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और आंदोलन की चेतावनी दी। राज्य कैबिनेट में मंत्री छगन भुजबल कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के एक प्रमुख नेता हैं। उनकी अनुपस्थिति से असहमति के संकेत मिले। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे से उनके आंदोलन के दौरान मुंबई में हुए नुकसान पर जवाब मांगा है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए की कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग बिना पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के देश में रह सकेंगे। पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2014 तक थी। इससे 2014 के बाद आए अल्पसंख्यकों, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख समुदाय को बड़ी राहत मिली है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। गौरतलब है कि सीएए 2019 में पारित हुआ था और 2024 में लागू किया गया। इस फैसले का कई जगह विरोध भी हुआ है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। वहीं असम और पूर्वोत्तर राज्यों में इसे स्थानीय पहचान और असम समझौते के खिलाफ बताया गया। पंजाब दशकों की सबसे भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के सभी 23 जिले प्रभावित हैं। अब तक 30 लोगों की मौत और 3.54 लाख से अधिक लोग संकट में हैं। करीब 1400 गांव जलमग्न हैं और 3 लाख एकड़ में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। गुरदासपुर और अमृतसर सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य को पूरी तरह बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया और 60,000 करोड़ रुपए के बकाया फंड केंद्र से जारी करने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी केंद्र से विशेष राहत पैकेज की अपील की। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को अमृतसर जाकर हालात का जायजा लेंगे। अब तक 19,500 से अधिक लोगों को बचाया गया है और 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 818 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और सभी स्कूल 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में भारी बारिश के कारण यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और यह खतरे के निशान को पार कर चुका है। बुधवार दोपहर 1 बजे तक यमुना का जल स्तर 207 मीटर दर्ज किया गया। पानी बढ़ने से यमुना खादर और मयूर विहार फेज 1 सहित कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यमुना बाजार, नजफगढ़, मजनू का टीला, मदनपुर खादर और बदरपुर में भी पानी भर गया है, जिससे सड़कें डूब गई हैं और लोग अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अब तक 7,500 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। एनडीआरएफ की 4 टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और अब तक 5 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश और कल गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है। भारत ने पाकिस्तान को सतलुज और तवी नदियों में संभावित बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान के सिंचाई मंत्रालय के मुताबिक भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को जानकारी दी कि जम्मू की तवी नदी और पंजाब के हरीके व फिरोजपुर में सतलुज नदी में उच्च स्तर की बाढ़ आ सकती है। इससे पहले मंगलवार को भी भारत ने सतलुज में बाढ़ की आशंका पर पाकिस्तान को सतर्क किया था।
उत्तर भारत में लगातार भारी बारिश के कारण बड़े बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान को यह चेतावनी ऐसे समय में मिली है जब उसके कई राज्य पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं। दोनों नदियों में जलस्तर बढ़ने से पाकिस्तान के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। बीआरएस से सस्पेंड किए जाने के बाद के कविता ने बुधवार को साफ कहा कि अब वह न पार्टी में रहेंगी और न ही एमएलसी पद पर। उन्होंने आरोप लगाया कि पीआरएस नेताओं ने उनके खिलाफ साजिश रचकर झूठे केस लगाए और भाई केटीआर ने भी उनका साथ नहीं दिया। दरअसल कविता को पार्टी विरोधी बयान देने और कालेश्वरम प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों के आरोप लगाने के कारण बीआरएस अध्यक्ष और उनके पिता केसीआर ने पार्टी से निलंबित कर दिया है। कविता ने अपने चचेरे भाई हरीश राव और पूर्व सांसद संतोष कुमार पर घोटाले के आरोप लगाए और कहा कि ये लोग पार्टी व परिवार दोनों को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि वह अब किसी और के नेतृत्व में काम नहीं करेंगी और अपने संगठन तेलंगाना जागृति के जरिए आगे बढ़ेंगी। माना जा रहा है कि वह नई पार्टी भी बना सकती हैं। यह कदम पीआरएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो कि पहले से चुनावी हार और नेताओं के पलायन से कमजोर है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने साफ किया है कि वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दोनों के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वे हर हाल में उनके खिलाफ मैदान में उतरेंगे, चाहे उनकी पार्टी की टिकट कमेटी सहमत हो या नहीं। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पार्टी में 35 लोगों की टिकट कमेटी है जो उम्मीदवारों का चयन करती है और वे खुद उसमें शामिल नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ना चाहेंगे क्योंकि यह उनकी कर्म भूमि है, जबकि उनकी जन्मभूमि सासाराम का करहगर है। प्रशांत किशोर ने कहा कि व्यक्ति को जन्मभूमि या कर्म भूमि से ही चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जनसुराज पार्टी भी सक्रिय रूप से चुनाव प्रचार में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला, खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि माँ तो माँ होती है, माँ शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है माँ तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी माँ बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश हैं। तेजस्वी ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वह है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसी की माँ को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वह मोदी जी वाह। मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाएं कि इनका तो डीएनए ही खराब है, अर्थात इनका खून ही खराब और गलत है, तो वह सही है। जेडीयू के लोग बताएं जो नख और बाल काट पीएमओ को भेजे थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या? तेजस्वी यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर वो कहे कि मोदी महान। एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी साया खोल सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दें तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे। वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वह गालियों की चलती फिरती दुकान है। मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या वो किसी की मां नहीं थी? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते। किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए, किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले लाखों लोग मारे गए, तब ये नहीं रोए। पुलवामा, पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए, जब इनके टेसू नहीं निकले। तेजस्वी ने कहा कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। माँ तो माँ होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग की है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अभी निबंधित लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है।
मान्यता पाने के लिए कम से कम 6% वोट और 7 से 8 विधायकों की जीत जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी का यह लक्ष्य हासिल हो सकता है और 10 से 14 विधायक जीत सकते हैं। मांझी ने साफ किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं है। एनडीए का कोई भी नेता सीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं। जहां आरजेडी और कांग्रेस एकजुट हैं, तो वहीं भाजपा और जेडीयू भी तैयारी में जुटी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने सब कुछ गुजरात को, बिहार को कुछ नहीं का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से हैशटैग बिहार को क्या मिला ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्यों विकास परियोजनाएं गुजरात को दी जाती हैं और बिहार को नजरअंदाज किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगी, जबकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बिहार से वोट लेती है लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगाती है। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एम्स दरभंगा, IT हब, PM मित्र पार्क, खेलो इंडिया फंडिंग और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्ष इसे बिहारी स्वाभिमान और विकास से जोड़ने में सफल रहा तो यह चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.